अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थर्ड एंगल के साथ मैं हूं सलमा इम्तियाज़। थर्ड एंगल एक सोशियो पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसमें हम जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं और जो उनके हल हैं हम उसको तलाश करेंगे डिस्कशंस के ज़रिए अपने मेहमानों के साथ जो हमारे पास इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। और साथ में आज 6 सितंबर भी है, यानी कि डिफेंस डे, जिसको पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाया गया और हम सब अपनी पाक अफवाज को सलाम पेश करते हैं और उनको फ़ख्र और कदर की निगाह से देखते हैं। अच्छा व्यूअर्स, और जिस तरह आपको पता है कि आजकल हमारा मुल्क सैलाबी सूरत हाल से दो चार है, तो लिहाजा हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक भी इसी के साथ रिलेटेड होगा। हमारे पास प्रोग्राम में हमारे दो गेस्ट्स होंगे, एक हैं ज़ियाउल्लाह बंगश MPA PTI KP और साथ में बिलाल अहमद फैज़ी रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान हैं और मैं उनको खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। और आज 6 सितंबर है, 6 सितंबर। आज वाहिद वो दिन है जब हमारी अफवाज ने वो कारनामे करके दिखाए हैं कि शायद ही किसी ने भी ऐसी जंगों में किया हो। जिस तरीके से हमारे मुल्क का डिफेंस किया गया और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उन्हीं कुर्बानियों की वजह से आज हम लोग जो है वो आज़ाद सांस ले रहे हैं। हम लोग जो है वो यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं या हमारे घर वाले आराम सुकून से चैन की नींद सोते हैं। तो उन जवानों को, उन शहदा को सलाम अकीदत और जो उनके लवाहिकीन है उनको सलाम। बिल्कुल बिल्कुल जी। और अगर हम लोग देख लें, हमारी आर्मी जो है वो यानी कि दुनिया के बेस्ट आर्मीज़ में शामिल है और जो इनकी शुरू की ट्रेनिंग हुई है वो वैसे ही बरकरार है। इन्होंने अपनी पोजीशन को वैसे ही बरकरार रखा हुआ है और टेररिज्म जो अभी जो हमारे ऊपर जो एक दौर गुजरा था उस में जो इन लोगों का किरदार था और जिस तरह इन लोगों ने टेररिस्ट को और फिर इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया था, तो दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप हमारी अफवाज पाकिस्तान को देखें तो जहां इंटरनल हमें अगर दहशतगर्दी की जो हम पे मुसल्लत की गई उसको डिफेंड करना हो, हमारे जितने भी सोशल एक्टिविटीज़ हों, जलजला आए, सैलाब आए या और किसी भी किस्म की जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े, तो आर्मी हर एक जगह पे जो है वो अवेलेबल है। वो दुश्मनों को नाको चने भी चबवाती है और अपने जो हमारे अवाम है उनके रफ़ाई काम भी जो है वो सरअंजाम देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए अवाम जो है वो अपने दिल से आर्मी को सलाम पेश करती है और उनको बहुत कदर की निगाह से देखती है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, ये जो रेस्क्यू 1122 इसने तो बड़ा कमेंडेबल काम किया है सैलाब में। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और उसके साथ ये है कि जी खैबर पख्तूनख्वा इमरजेंसी रेस्क्यू सर्विस रेस्क्यू 1122 के क़याम का मकसद यही था या हमारा मोटिव यही है कि हमने इंसानी जानो माल की हिफाजत करनी है। हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे हम लोगों ने ये अहद लिया होता है कि हम अपनी जानों को ख़तरात पे डाल के अवामुन्नास के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। सही। अगर आप देखें, हम पे हमारा सूबा जो है वो मुख्तलिफ आफतों में जो है वो गिरा है। हम पे ज़लज़ला आया, हम पे सैलाब आया, हम पे दहशतगर्दी की जो लहर है वो आई, उसके अलावा जो हम पे मौसमी आए, इसके साथ साथ अगर आप देखें हम पे कोविड आया, फिर उसके बाद सैलाब आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम, हम सब ने ये साबित किया कि हम हर किस्म की इमरजेंसी से निपटने के लिए जो है वो तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने जब आगाज़ शुरू किया था तो उस वक्त हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये था कि अगर कोई इमरजेंसी होती थी तो आपको एम्बुलेंस सर्विस के लिए ईदी अल-खिदमत या हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का इंतज़ार करना पड़ता था। अगर आग लगती थी तो उसके लिए शहरी दिफा या जो फायर ब्रिगेड का ऑफिस था उसको आप लोग ट्रैक करते। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती तो वहाँ पे आप PDA या किसी और महकमे को कॉल करते। तो ये वाहिद ऐसा इदारा है, आपको ये तीनों सर्विसेज जो हैं वो सूबाई हुकूमत के ताउन से सिर्फ और सिर्फ एक कॉल पे, वो भी मुफ्त जो है वो आपको सर्विसेज फराहम की जाती हैं। इसके साथ साथ ये है कि जब हम लोगों ने आगाज़ लिया तो उसके बाद मुख्तलिफ चीज़ें हमारे सामने आई। उसमें पहली बात ये थी कि जो दरिया और समंदरों में डूब जाते थे उसको बचाने के लिए हमारे पास KP में कोई ख़ास
स्पेशलाइज्ड फोर्स नहीं थी। बिल्कुल। तो हमने या सूबाई हुकूमत हमारी पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे पहले जो है वो जो ट्रेन डाइवर्स हैं, गोताखोर हैं, तैराक हैं, उनको जो है हम लोगों ने भर्ती किया। और इस वक्त शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वही भर्ती हुए जो गोताखोर थे उन्होंने सैलाब में वो काम कर दिखाया है कि शायद ही हमें पाकिस्तान में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। अगर आप देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा एम्बुलेंसेस को देख लें, जी। देखिए जो पहले एम्बुलेंसेस की हालत थी और अब जो आप लोगों की जो एम्बुलेंसेस है वेल इक्विप्ड, बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट। इसमें दो चीजें हैं। अगर आप आम एम्बुलेंस जो दीगर या प्राइवेट इदारों की है और रेस्क्यू 1122 की एम्बुलेंस है, दोनों में फर्क ये है कि वो एम्बुलेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती है, जबकि ये एम्बुलेंस मिनी हॉस्पिटल के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसमें हर किस्म का सामान मौजूद है। दूसरा, उसमें जो एहलकार मौजूद है वो ट्रेन्ड मेडिकल टेक्नीशियंस है जो आपको फर्स्ट एड फराहम कर सकता है। Exactly. इसमें हम जो मेडिकल टर्म्स में कहते हैं, जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है उसके पास 6 to 7 मिनट्स गोल्डन मिनट्स होते हैं। Exactly. यानी अगर उसको हार्ट अटैक हुआ और उसको 6-7 मिनट के अंदर अंदर फर्स्ट एड दी गई सही तरीके से, तो उसकी जिंदगी जो है वो बच सकती है। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर मशीन्स है जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसी तरह एम्बुलेंस हमारी जो है उसमें स्पेशली अभी हम लोग मजीद उसको जो है वो अपग्रेड करने जा रहे हैं। जो खवातीन हैं, स्पेशली हामला खवातीन, उनके लिए जो है ये एम्बुलेंस किसी नेमत से कम नहीं है। और ये वाहिद ऐसी इमरजेंसी है कि उसमें 2 जानें जो हैं वो खतरे में होती हैं, माँ और आने वाला बच्चा। आज भी जो है पजेगी रोड पे हमारी एम्बुलेंस में जो है वो जुड़वा बच्चे हुए हैं। अच्छा। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह केपी हुकूमत इसको सपोर्ट करती है। अब मैं आपको बताऊं, अच्छा, अगर हम लोग ये सैलाब के बिल्कुल, हाँ जी, सैलाब के ऊपर जरा फोकस करेंगे। इसको हम लोग 3 फेजेस में तकसीम करेंगे। पहला फेज वो था कि जब हम लोगों ने अप्रैल मई में अप्रैल मई में जब भी ऐसा वो होता है तो पहले कंटीजेंसी प्लान्स बनते हैं। जो मूनसून प्री उसके हम लोग मीटिंग्स करते हैं मुख्तलिफ इदारों के साथ, अपनी तैयारी भी उसके वो करते हैं कि जी कौन सी ऐसी चीजें हैं या कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अगर फ्लड आता है तो हम लोग क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी जो ऑपरेशनल सरगर्मियां होती हैं वो एक प्लान के तहत होती हैं और इसको हेड जो है वो हमारे डायरेक्टर जनरल डॉक्टर खतीर अहमद करते हैं। जब हम लोगों ने ये प्लान ऑलरेडी अप्रैल मई में हम लोगों ने बना लिया था, तो इसलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई बड़ा मसला जो है वो सामने नहीं आया। यानी कि हमारे पास जी बिल्कुल हमारे अगर आप देखिए जितनी भी हुई है वो 3 फेजेस की मैं बात कर रहा था। पहला फेज वो था जब DI खान, स्वात, उसके साथ लोअर दीर, अपर दीर, टांग, इन इलाकों में जब सैलाब आया तो हमारे रेस्क्यू 1122 की टीमें वहाँ पे मौजूद थी। उन्होंने जो है वो लोगों को एवेक्यूएट भी किया, वहाँ पे हमारी बोट्स भी चली, वहाँ पे वो गोताखोरों ने भी काम किया। और ये वाहिद ऐसे जब भी हम पे आफत आती है तो वहाँ पे आप अपने प्रोफेशनलिज्म साइड पे रख देनी है। वहाँ पे आपका एक जोश होता है, एक जज्बा होता है कि आपने खिदमत करनी है, किसी को बचाना है। तो वो जब ऐसे काम आते हैं या ऐसी इमरजेंसीज आफत आती है तो वहाँ पे आपका जोश और जज्बा काउंट करता है। वहाँ पे बहुत जी बिल्कुल, वहाँ पे ये होता है कि आपने बहुत सारी चीजों को छोड़ देना होता है। यानी अब हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें कि जी मैंने ये पेन उठाना है और इस पेन को यूं टक करना है और फिर उसके बाद यूं लिखना है, नहीं। जब भी ऑपरेशनल सरगर्मियां या आती हैं तो वहाँ पे प्लान्स अपनी जगह पे, लेकिन आप अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को देखते हुए इंसानों को बचाते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी जगह थी जहाँ पे हम लोगों ने दरिया के पार करना था, वहाँ पे हम लोगों ने रोप्स वगैरह लगाई, इंसानों को बचाया। उसी तरह जो जो हमारे पास रिसोर्सेज थे हम लोगों ने फर्स्ट हमने वहाँ पे यूटिलाइज किए। फिर उसके बाद सेकंड फेज जो शुरू हुआ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बेहतरीन जो है वो हमारा सेकंड फेज रहा जब पेशावर, चारसद्दा, नौशहरा में सैलाब आया। वही स्वात का जो पानी जो वहाँ पे उसने इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, मुख्तलिफ रोड्स वगैरह, जो राब्ता पुलिस थी वो टूटी। लेकिन उसके अलावा भी रेस्क्यू 1122 के जवान घंटों, आप यकीन माने घंटों जो है वो पैदल
जाते थे और फिर उस जगह पे जहाँ पे पुल भी नहीं है, पहाड़ों के ऊपर 3-3, 4-4 घंटे पैदल जाना। यहाँ पे मैं DI खान में जिक्र करूँगा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर हम लोगों ने मज़ीद टीमें जो हैं वो DI खान भिजवाई थी। तो जब वहाँ पे भिजवाई हैं तो एक टीम जो 40 बंदे थे उनका वहाँ पे ना सिग्नल था, कुछ भी नहीं था, तो वो जो है वो लॉस हो गए थे हमसे। अच्छा। हमारा कनेक्शन जो है वो नहीं हुआ। ठीक। जब वो 48 घंटों के बाद उनसे राब्ता हुआ तो उस दौरान उन्होंने कहा कि जी हम लोगों ने मोर देन 1700 से ज़ायद लोगों को एवेक्यूएट किया। अच्छा। है वो जो पानी में जो है वो ट्रैप थे। और यकीन मानिए कि वो लड़के जब आए थे तो उन्होंने खुद खाना खाया था, कुछ भी नहीं किया हुआ था, और वो आए, उनमें से 3 बेहोश भी हो गए थे। फिर उनको जो है वो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट दी गई और जज्बा ये था कि वो ट्रीटमेंट लेने के बाद मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के कहता हूँ कि उन्होंने वापस जो है वो गए, ऑपरेशनल सरगर्मियां की हैं। उन्होंने ये नहीं किया कि जी मैं घर चला जाऊं। ये बिल्कुल वैसे है कि जैसे कोविड के ज़माने में हमारे डॉक्टर्स ने किया, बिल्कुल राउंड द क्लॉक उन लोगों ने काम किया हुआ था, और वही कुछ फिर आप लोगों ने फॉलो किया। अच्छा देखें, अगर हम लोग यानी कि बात कर लेना कि देखें शुरू में रेस्क्यू का फेज़ था जिसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया और ज़बरदस्त काम किया जिसको हर कोई सराह रहा है। बिल्कुल। अब जो है अब ये रीहैब और रिकंस्ट्रक्शन का फेज है। हम लोग भी जब ये मोटरवे पे गुजरते हैं तो कैंप्स लगे हुए हैं और साथ में जो है आप लोगों की गाड़ियां खड़ी होती हैं, वहाँ पे लोगों को तिब्बी इमदाद फराहम किया जा रहा होता है, यानी कि आप लोग अभी भी फील्ड में मौजूद हैं। आप लोगों की ये प्रेजेंस मजीद कितनी एक्सपेक्टेड है? देखें, सबसे पहले वो सेकंड फेज की मैं बात कर रहा था कि आप देखें पेशावर, चारसद्दा और नौशहरा में आपको सिंगल कैजुअल्टी जो है वो फ्लड से नहीं मिली होगी। उसकी वजह ये थी कि हम लोगों ने वहाँ पे जब वो चीज़ देखी तो प्लान हम लोगों ने यही किया कि सबसे पहले जो है वो हम लोगों ने लोगों को वहाँ से एवेक्यूएट करना है। इनिशियली तो हम लोगों ने लोगों को एवेक्यूएट कर दिया था, लेकिन जो लोग नहीं गए, जो रुके, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग रुकते हैं। जब सैलाबी पानी शुरू हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब हम लोग जाते हैं। तो हम लोगों ने जानवरों को भी निकाला, फीमेल, मेल, बूढ़ों, इन सबको निकाला और 12-12, 13-13 फुट के पानी से निकाला कश्तियों में। दिन रात ऑपरेशन चलते रहे और हमने तकरीबन कोई 33,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो एवेक्यूएट किया। सही। वो हमारा सेकंड फेज था। थर्ड फेज जो था वो हमारा यही मेडिकल कैंप्स का था। आपको जो आप मोटरवे का जिक्र कर रही थी वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही कैंप नजर आया होगा और वो होगा रेस्क्यू 112। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारा चित्राल में हम लोगों ने कैंप लगाए, स्वात में हमारे मेडिकल कैंप्स लगे हैं, घबराल हालांकि 4 घंटे पैदल मुसाफत करके लड़के सिर्फ और सिर्फ यानी वो जितनी मेडिसिन वगैरह वो उठा सकते थे वो अपने साथ उठा के लेके गए हैं और वहाँ पे उन्होंने फर्स्ट एड लगाया। पेशावर में जलावेला के मकाम पे जब हम लोगों ने मेडिकल कैंप लगाया तो एक दिन के दौरान हम लोगों ने 3200 से ज्यादा लोगों को फर्स्ट एड दी और उसके साथ साथ मेडिसिन भी फराहम की। ये एक आपको मैं जो कि बहुत बड़ा फिगर है और इसके अलावा और भी आपके पास बहुत ज्यादा फिगर्स होंगे, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाजरीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हमें स्टूडियो में ज़ियाउल्लाह बंगश जो कि MPA PTI KP उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, उनको भी मैं वेलकम करूंगी और फिर उनके साथ भी थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया। और आज तो 6 सितंबर भी है और यानी कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, थोड़ा सा ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और जैसा कि आज का दिन 6 सितंबर ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत ही अहम दिन है। शहीदों का दिन है आज, पाक फ़ौज की कुर्बानियों का दिन है। और ज़ाहिर बात है कि 6 सितंबर 1965 को दुश्मन ने जिस अंदाज में हम हमला किया था रात की तारीकी में और हमारी बहादुर मुसल्लह फ़ौज ने जिस तरीके से फिर 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान का दिफा किया, ये तारीख़ मतलब रकम की है। और माशाल्लाह
बहादुर हमारी जो अफवाज हैं वो उसी तरीके से अभी भी पाकिस्तान के दिफा में लगी हुई हैं और अभी भी अपने जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। लेकिन 6 सितंबर 1965 का दिन ये पाकिस्तान का और पाक फ़ौज का, तो हम जितनी भी पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करें ये बहुत कम है, बहुत कम है, बिल्कुल। तो लेकिन आज चूँकि 6 सितंबर है तो मैं उन वो तमाम फ़ौजी जो आज भी सरहदों पर खड़े हैं, बिल्कुल पाक सरजमीन का दिफा कर रहे हैं, हिफाजत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी वजह से आज पाकिस्तान माशाल्लाह जिस नहज पे है, बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो ये हमारी इन पाक फ़ौज की कुर्बानियों का समर है। एग्जैक्टली। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है ज़ाहिर है वो तो इन फ्लड्स के साथ ही रिलेटेड है कि यानी कि क्या तबाहकारियाँ हुई हैं और फिर गवर्नमेंट का क्या रोल रहा है। तो यानी कि अब देखें जिस तरह ये जो ऑफिशियल नंबर्स जो हम लोग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डैमेज हुआ है वो तो मेरे ख्याल में बहुत मोहतात फिगर है। जो हम लोग ग्राउंड पे देख रहे हैं तो वो एक मैसिव डिज़ास्टर है कि जो आया, गुजर गया और अभी भी सिंध में से गुजर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो फिगर्स हैं ये कितना फोल्ड और ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकता है? देखिए, जितने भी जो सरकारी अदाद-ओ-शुमार होते हैं जी, वो हमारी पीडी में और एनडीए में इनका एक ही मतलब, जो एनडीए में क्योंकि वो पूरे पाकिस्तान के फिगर्स ले रहे हैं, पीडीए में आपको पूरे सूबे के जो फिगर्स हैं वो दे रहे हैं। सही। और मैं चूँकि हमें मुख्तलिफ इलाकों की जिम्मेदारियाँ हमें चूँकि दी गई थी और हमें साउथ अजला के जो हमारे जो अजला मुतासिर हुए थे, डी खान और टांग, तो हम चूँकि ख़ुद वहाँ हमने रिलीफ एक्टिविटीज़ में भी हिस्सा लिया और माशाल्लाह डी खान और टांग में जिस तरीके से हमारे अली अमीन साहब, फैसल अमीन साहब और वहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे हमारे जो मिनिस्टर्स हैं रिलीफ के, इकबाल वज़ीर साहब, तो ये एक मतलब वहाँ का तो मैंने खुद चूँकि देखा है, क्योंकि डी खान उठांग में कोई 61,000 फैमिलीज मतलब वो मुतासिर हुए हैं और पूरे के तकरीबन डी खान का मैं सिर्फ बता दूं कि एक तहसील सिर्फ बची हुई है जो सिटी की और ये एरिया, बाकी वो पूरा जो सारा मतलब वो अभी भी, क्योंकि हम परसों जब वापस आ रहे थे तो पानी मतलब नीचे हो रहा था और बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस तरीके से इस दफ़ा मैं अप्रिशिएट करूँगा हमारे जो रिलीफ डिपार्टमेंट है और फिर उसमें रेस्क्यू 1122, बिल्कुल मैं इसलिए अप्रिशिएट, मैं ये नहीं कि मैं हुकूमत का बंदा और हुकूमत बैठे, लेकिन लोगों ने खुद अप्रिशिएट किया है। आप जिससे भी पूछ लें कि जी टाइमली रिस्पॉन्स जो किया गया है वो हमारे रेस्क्यू 1122 वहाँ पहुँचे, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट, हमारे देखें अभी एक सिस्टम, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा ने एक सिस्टम डेवलप किया वो पीडीए में, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे, हमारे जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारे रिलीफ जो सिस्टम है वो पहले से ही एक्टिव है और वहाँ पे सारी चीज़ें पहले से, मतलब खुदा न खास्ता कहीं भी कुछ हो सकता है, नेचुरल डिज़ास्टर भी आ सकते हैं वहाँ पे, मतलब हर किस्म के जो डिज़ास्टर वो आ सकते हैं, तो उसके लिए इस दफ़ा मतलब हुकूमत की तैयारियां पहले से मुकम्मल थी। और देखें, अगर आप नौशहरा की मिसाल लें तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव थी, अगर वो जहां कहीं भी आप देखें जहां तो लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे थे उनको जबरदस्ती निकाला, इसी वजह से आप देखें कि बाकी सूबे अगर आप देख लें तो बाकी सूबों में जानों का ज़िया भी हुआ है, वहाँ पे और भी बहुत सारे मतलब लोगों के घर चले गए। लेकिन अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, यहाँ भी मतलब सैलाब आया, लेकिन जो जानी नुकसान है वो इतना नहीं हुआ, मतलब वो कम, क्योंकि वो टाइमली रिस्पॉन्ड किया गया, टाइमली उनको। तो ये एक है कि जो फिगर्स की बात अगर हम करें तो फिगर चूंकि एक सरकारी इस दफ़ा जो सरकारी आदाद शुमार थे वो ग्राउंड से ही लेके वो शेयर किए गए और उस बेस पे ही जो रिलीफ एक्टिविटीज़ हो रही है वो उसी बेस पे हो रही हैं। और हमें पता है कि जी अब अगर मैं बात करूं जो जिम्मेदारियां जो हमें दी गई थी कि जी अब 61,000 फैमिलीज़ थी वो मुतासिर थी, उसके लिए खैमे पहुंचाना, उसके लिए खुराक पहुंचाना, अद्वियात पहुंचाना, जो जो ज़रूरियात थी, अब उसमें आलमोस्ट काफ़ी एरिया और काफ़ी लोगों को कवर किया गया है। अच्छा देखें, हम लोग यानी कि टीवी पे भी फुटेजेस देख रहे होते, सोशल मीडिया पे भी देख रहे होते, यानी कि एक डिविजन हम देख रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं, कुछ लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यानी कि हम यानी कि जो कंप्लेंट्स करने वाले लोग हैं, इसका मतलब है कि उन तक इमदाद नहीं पहुंची। देखें,
मतलब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी हुकूमत ने 100% वो सारी की। मैं अभी भी मैंने जैसे कहा कि अब हमें फिगर पता है कि जी इतने फैमिलीज मुतासर हैं, हाँ। और इतनी फैमिलीज तक हम पहुंच गए। मतलब अगर अब 100% है तो हम 75 या 70 या 75% हम पहुंच गए हैं, कवर कर चुके हैं। अब 25 पर जाहिर बात है कि अब जो कवर हो चुके हैं तो वो तो आपको कहेंगे कि हाँ जी हम सेटिस्फाई हैं और हमें सारी चीजें पहुंच गई हैं। अब वो 25% रहे नहीं है, मतलब उन तक पहुंच रहा है, लेकिन वहां पे अब यह है कि कहीं पर ऐसे, अब मैं कुछ ऐसी जगह भी थी कि उनके वो जमीनी रास्ते भी कटे हुए थे। पहले वो रास्ते सेट किए जा रहे हैं। हाँ। जाहिर बात है कि तरसील का जो निजाम है वो अगर आप गाड़ियां पहुंचा रहे हैं, हमारी अगर टीमें वहां पहुंच रही हैं तो टीमों को पहुंचाने के लिए आपने जो मवासलाती जो आपका सिस्टम है वो आपने पहले सेट करना होता है। तो वो अभी मतलब वो पुल ठीक हो गए हैं, जो पुल चले गए थे या रास्ते बिल्कुल रोड खत्म हो गए थे, अब वो उनको काफी हद तक मतलब वो रिकवर हो गया है। और ये जो मैसिव काम है ये आर्मी ने किया है। अब जो जी हाँ, आर्मी भी लगी हुई है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी, मतलब वो मिलकर एक जॉइंट वर्किंग है। मैं यहाँ पे हुकूमतों के साथ साथ मैं समाजी तंजीमों को भी अप्रिशिएट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि हमारी समाजी तंजीम में हमारी बाजार यूनियन, हमारे मतलब लोगों ने बेतहाशा निकल के लोगों ने अपने जो सैलाब ज़दगान हमारे जो मुतासिर लोग थे उनके लिए चंदे दिए, उनके लिए हर किस्म की जो घरेलू अशिया की वो दी, मतलब एक दिल खोल कर लोगों ने भी हुकूमत का साथ दिया है और बाहर से लोगों ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। इस दफ़ा मैं जो चीज़ इस दफ़ा देख रहा हूँ, डिपार्टमेंट के लोग मतलब बैठे हुए हैं, मैं इस दफ़ा जो चीज़ देख रहा हूँ एक कैलकुलेटेड चीज़ें हो रही हैं। मतलब अच्छा। आपको पता है कि इतना मुतासिर है, इतना आपका फंड आया हुआ है, अब इन लोगों को ये चीजें, इनकी डिमांड है, तो डिमांड बेस्ड चीजें उन तक पहुंच रही है। मतलब वो हल्ला गुल्ला या नहीं है कि जी वो एक हल्ला गुल्ला यहाँ से चीजें आ रही हैं ये भी ले रहा है, दूसरी तरफ से भी चीजें आ रही हैं वो भी ले रहे हैं, तो एक बंदा हर चीज ले रहा है, एक बंदा। अच्छा, हम लोग बहुत सारे ना ये कैंप्स देख रहे हैं कि जो इमदादी सामान जमा कर रहे हैं, उसमें देखें कुछ तो जिस तरह अल खिदमत है, ईदी है, यानी कि ये तो ऐसे इदारे हैं कि जिन्होंने वाकई में डिलीवर किया है और वो बड़े कमेंडेबल हैं। लेकिन इसके अलावा हम लोग देखें, स्टूडेंट्स को भी देख रहे होते हैं, फिर ऐसे लोगों को भी देखते हैं कि जो कभी पहले बाहर हमें एक्टिव नजर नहीं आए, तो यानी कि अवाम जो है उनका इमदाद भी फिर इस तरीके से ज़ाया हो सकता है। तो क्या गवर्नमेंट जो है यानी कि वो एक ऐसा कोई एफर्ट करे कि लोग अगर यानी कि जो नॉन इदारे हैं उनकी तरफ तो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको बाकायदा इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि फॉर एग्जांपल ये मेडिसिन शॉर्ट है यहाँ पे पहुंचा दें, खाना शॉर्ट है यहाँ पे, क्योंकि लोग भी तो अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मदद करना चाह रहे हैं। मैं इसमें अपडेट आपको कर दूं, क्योंकि ये बहुत सारे लोग प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो इसमें जब 2-3 दिन बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो सोशल वेलफेयर के साथ रजिस्टर्ड है, या जो हुकूमत की किसी भी जो कंपनीज एक्ट है या दूसरे एक्ट जो रजिस्टर्ड है या जो ग्राउंड पे मौजूद हैं या जिनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो लोग उन पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो उनको इजाज़त होगी। वो तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कहा गया कि सर्च करें कि जो लोग ग्राउंड पे मौजूद हैं, जैसे अल खिदमत है या बाकी ईदी या ऐसी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन या जो जिसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की सपोर्ट हासिल है जी। और इसके अलावा बाकी जितने भी लोग हैं जो खुद से निकले, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग निकले, मैंने खुद क्वार्ट में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को फिर स्टॉप किया है। मैंने कहा तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो उनको कि जी हम चंदा इकट्ठा करें। मैंने कहा तुम लोग चंदा इकट्ठा ना करो, बस हमारे सारे तंजीमें बैठी हुई हैं, हाँ। फलानी जगह पर तंजीमें बैठी हुई, आप लोग जाके वहां पे उनके साथ बैठ के करो। तो हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को फिर हमने हटाया, क्योंकि अक्सर फिर होता है कि बहुत सारे लोगों को मौका मिल जाता है, हाँ, बिल्कुल मौका मिल जाता है, और वो मैंने इस्लामाबाद में लोगों को ये करते हुए देखा है। लेकिन हमारे सूबे में माशाल्लाह हमने बिल्कुल टाइमली इस पर रिस्पॉन्ड किया है। चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उस बेस पे फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाँ पे जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन थी उनको छोड़ा, और जो मतलब जिनका कोई रजिस्ट्रेशन या माशरे में कोई ऐसा नहीं था उनको बंद किया गया। अच्छा,
इमदाद की बात हो रही थी, आप प्लीज जरा बताएं। इसमें एक छोटी सी बात मैं ऐड करूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा वो पहला सूबा था कि जिन्होंने जितनी भी नेशनल या इंटरनेशनल जितनी भी डोनेशंस या जितनी भी इमदादी सामान है उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो डिलीवर करने के अहकामात जारी किए थे। अच्छा। यानी ये बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ था कि जी जितनी भी इदारे हैं जिन्होंने अगर कोई भी सरगर्मियां करनी है तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हाँ उसकी कुछ ऑर्गेनाइजेशन बात भी कर रहे हैं, मैं सॉरी आपको कट कर, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पहले ये होता था कि जी और बस कुछ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आ रही हैं, फंड कहीं से फंड लेके वो आ रही हैं और एक ही जगह पर उसको टारगेट करके बस वहीं पहुंचा रही हैं। हाँ, जी, तो जी, यहाँ पे सारा इधर ही हो रहा है ये एरिया, ठीक है। तो इस दफा टारगेट किया गया कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाके जी सारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फॉर्म करे, वो उनको बताएंगे कि आप इस एरिया को कवर करें, आप इस एरिया को कवर करें, आप इसको कवर करें। तो अब मैं जो पहले कह रहा था कि जो रिस्पॉन्ड है इस दफा वो हुकूमत का वो बिल्कुल एक सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है, जो भी डोनर्स आ रहे हैं वो वहाँ उनको जगह जगह उसको पहुंचाया जा रहा है और वो तो ये जो 75% अब 20% जो रह गया वो उनके पास भी पहुंच जाएगा इंशाल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक फिर दोबारा लेते हैं नाजरीन और फिर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहें। अच्छा जी, वेलकम बैक व्यूअर्स। और अभी हम लोग बात कर रहे थे इमदाद वगैरह और किस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है और कहाँ कहाँ पहुँच रही है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिलाल साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि ये जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पे आप कौन सी डिजीज़ का आउटब्रेक देख रहे हैं और उनके लिए जो मेडिसिन दरकार हैं वो कौन सी हैं। लोग अगर डोनेशन करना चाहें तो इन यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी बीमारियाँ फैली हुई हैं? देखिए, जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उससे आफ्टर शॉक्स में सबसे बड़ी इम्पैक्ट यही होता है कि आपको मुख्तलिफ किस्म की वबाई अमराज का सामना करना पड़ता है। अब आप देखें तो जब ये सैलाब आया तो उससे ज़्यादातर स्किन जो है डिजीज़ वो फैली हैं। इसी तरह आप देखें डिहाइड्रेशन के लोग बहुत ज़्यादा शिकार हुए हैं क्योंकि कैंप वगैरह में है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मसला होता है। हालांकि ये खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ही थी जिसने सिस्टमैटिक तरीके से कैंप्स जो हैं वो बनाए हैं। अगर आप दीगर जो हमारे सूबे हैं उनको देखें तो उसमें अब भी जो है इस चीज़ का कमी का फुकदान है, जबकि यहाँ पे हमारे पास जितने भी हैं तो वहाँ पे अगर आप देखें चारसद्दा में देखें, अगर आप पेशावर में देखें, नौशहरा में देखें, चतराल तक आप देखें तो वहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल्स या वो जगह जहाँ पे कैंप्स के लिए सूटेबल है वहाँ पे कैंप्स कायम किए गए हैं, वहाँ पे फैमिलीज जो है रह रही हैं, उनको जो है वो बाकायदा हर एक चीज़ फराहम की जा रही है। रेस्क्यू 1122 को जब इस चीज़ का देखा गया तो हमें सबसे ज़्यादा दो ही चीज़ें सामने आई हैं, एक वबाई अमराज, दूसरा जो है उसके प्रिवेंशन के लिए स्प्रे वगैरह करना। तो हमने ऐसी जगहों पे अब मुख्तलिफ जगहों पे जाके हम लोग जो है वो जरासीम को स्प्रे कर रहे हैं। मेडिकल कैंप्स जो है वो हम लोग लगा रहे हैं। अब तक हम लोगों ने पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 11,000 से ज़ायद मुख्तलिफ अमराज के जो मरीज थे उनको हम लोगों ने ट्रीट किया है, उनको फर्स्ट एड दी है, उनको हम लोगों ने मेडिसिन दी हैं और ये वो मेडिसिन हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ही फराम की जा रही हैं। इसमें यानी ये नहीं है कि हम लोग अपने या कोई डोनेशन वगैरह, हमें इवन अब भी सोशल मीडिया पे जो है मुख्तलिफ आती हैं, रिक्वेस्ट आती हैं कि जी आप हमें बताएं कि हम लोग डोनेशन देना चाहते हैं या हम लोग जो चीज़ें आप लोगों को चाहिए हम लोग वो फराम करना चाहते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें सूबाई हुकूमत जो है वो थ्रू आउट सपोर्ट कर रही है। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है तो हमें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फराहम करती है। हालांकि कहना नहीं चाहिए लेकिन सीएम साहब डायरेक्टली जो है वो रेस्क्यू 1122 को ओन भी करते हैं और जिस किस्म की भी सहूलियात की ज़रूरत होती है तो वो डायरेक्टली जो है वो हमारे डीजी साहब से कंसर्न करती हैं। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है सिर्फ हमारा सिर्फ ये कहना मैसेज जो है वो पहुंचाना होता है कि जी हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि अगर आप देखें तो इस फ्लड में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कमी का सामना जो है वो नहीं करना पड़ा। अगर मैं आपको ऑपरेशनल चीज़ों की बात करूँ तो
हम तकरीबन 150 से ज़ायद बोट्स जो है वो हम लोगों ने इस ऑपरेशन में फ्लड में जो है वो इस्तेमाल की हैं। कैंप्स जो है वो हमारे पास अपने भी मौजूद थे, PDMA या हमें जिससे ज़रूरत हुई डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। अच्छी बात ये है कि अगर आप देखें तो जितनी भी हमारी रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है वो हर किस्म का आगे आता है। अगर आपको मेडिसिन की ज़रूरत होती है वो आपको मेडिसिन खरीद के देते हैं, अगर उन कैंप्स की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत यानी कि हर चीज़ जो चीज़ें जो है जी बिल्कुल। अगर कोई डोनेशन करना भी चाहता है तो वो अगर डोनेशन करे भी तो सिर्फ मेडिसिन वो इसलिए कि अगर हम लोग कोई कैंप वगैरह लगाते हैं तो उसमें फ्लो जब ज्यादा होता है पेशेंट्स का तो उसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है वो हमारी गवर्नमेंट जो है वो अगर आप रिलीफ की बात करें तो उसमें खाना आता है या शेल्टर आते हैं तो वो ऑलरेडी गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। और इसके साथ साथ हमारा सूबा जो है वो पहला सूबा है जिन्होंने ये तमाम फिगर्स जो है वो थ्रू आउट सामने लेके आई है। और उसके लिए बाकायदा जो है वो हिकमत अमली भी तैयार की गई है कि जितने भी इफेक्टिव्स हैं उनको कैसे जो है वो मुख्तलिफ हम लोग सहूलियात फराहम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप देखें, अगर आप दूसरे सूबों को देखें या हमारे सूबे को देखें तो हमारे जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम लोगों ने तकरीबन अगर ज़्यादा ना हो तो 40 to 50% जो है वो हम लोगों ने आर्जी रास्ते जो है वो खोल दिए हैं। अगर आप DI खान की बात करें, जिस तरह सर ने कहा, अगर आप स्वाद की बात करें, अगर आप दीगर जगहों की बात करें तो वहाँ पे राब्ता पुलें जो है वो बहाल कर दी गई हैं। उससे जो है वो हमारी आमदोरफ्त या तरसील का जो है वो सिलसिला चल पड़ा। ज़ियाउल्लाह साहब, मैं आपसे ये पूछूंगी ना, देखें यानी कि जिस तरह हम लोग देखते हैं ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिर साथ में NGOs भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हैं, जो रजिस्टर्ड हैं वो तो यानी कि सेफ हैं, ठीक है, लेकिन यानी कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं क्या यानी कि कोई ऐसा सिस्टम है कि इनको पहले DC ऑफिस से NOC लेना पड़े, यानी कि क्या ये इंश्योर हुआ है? क्योंकि देखें हम लोगों ने 2005 के फ्लड्स में भी ये अर्थक्वेक में देखा था कि वहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग और चाइल्ड ट्रैफिकिंग और ये सब कुछ वाकयात हो चुके, तो अभी भी तो बहुत ज़्यादा वनरेबिलिटी है। देखें मैंने उस वक्त भी बताया कि हमारे सूबाई हुकूमत ने इसमें अर्ली स्टेप हम ले चुके हैं कि जो भी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हुकूमत के साथ रजिस्टर्ड हैं वही अलाउड है। अच्छा। कि वही फंड रेज करें, वही जाके जो एक्टिविटीज़ हैं, रिलीफ एक्टिविटीज़ हैं वहीं जाए। और जो रजिस्टर्ड नहीं है मतलब उनको हमने अलाउ नहीं किया, उनको मतलब इन चीज़ों को हमने स्टॉप कर दिया था कि जी पहले आप अपने आप को जाके सोशल वेलफेयर के साथ या जो भी सोसाइटी एक्ट है या कंपनी एक्ट है, जो एक्ट 3-4 एक्ट ऐसे हैं कि उसके ज़रिए आपने जाके अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर्ड करना होता है, ठीक है, हुकूमत के साथ। तो जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको अलाउड नहीं किया गया। उनको तो अलाउड नहीं किया गया, लेकिन इन लोगों को रास्ता निकालना आता है। नहीं, वो कौन जाते हैं? नहीं, इस दफ़ा तो हमने बिल्कुल एक तरीकाकार ऐसा बनाया हुआ कि अगर आप पेशावर में हैं तो जब आपके पास DC की अप्रूवल नहीं होगी आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आप आपने कोई बाहर से भी कोई चीज़ आप लेकर आ गए हैं तो वो भी आपने पहले जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलना होगा, उनको बताना होगा कि जी हम ये आइटम्स लेकर आए हुए हैं और हमें अलाउ करें कि हम इसको कहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट करें। आप खुद से मतलब डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते। अच्छा। ठीक है, अगर आप खुद से आपके पास NOC नहीं है और आप किसी जगह पर आप लगे हुए हैं, आप इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक मॉनिटरिंग फोर्स फील्ड में मौजूद है, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम है पूरा। मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो मॉनिटर कर रहा होता है। अगर आपके साथ क्योंकि जब आप डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप अप्रोच करेंगे तो सोशल वेलफेयर के जरिए आपको NOC जारी की जाएगी। अच्छा। अगर आपके पास कोई NOC नहीं है तो आपके साथ कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, देखें जो MET ऑफिस है और जो हम इंटरनेशनल जो ये क्लाइमेट चेंज वाली एजेंसीज भी देख रहे होते हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, अब देखें 2010 में तो एक बहुत बड़ा फ्लड आया था, ये वाला फ्लड को सुपर फ्लड भी कहा जा रहा है क्योंकि ये उससे भी ज्यादा बड़ा था, ठीक है ना। अब इनकी जो प्रेडिक्शंस हैं वो ये हैं कि अब ये जो हर साल है ना ये फ्लड्स आते रहेंगे। 2010 वाले फ्लड से रिकवर होने के लिए मुल्क को 10 साल लगे, ठीक है। अब अगर ये हर साल आते रहेंगे तो फिर कैसे रिकवरी होगी? देखिए और उसके लिए क्या सोचा गया है? मैं उसकी बताता हूँ। देखिए जब परवेज खटक साहब थे तो उस वक्त से ये प्लानिंग मतलब फ्यूचर प्लानिंग की गई। देखिए हर गवर्नमेंट में अगर कोई विजनरी लोग होंगे तो वो आगे का सोचेंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सूबे में आई थी तो एक मतलब सोच के मुताबिक कि जी आगे
किस तरह रोकथाम करनी है, नेचुरल डिजास्टर उनकी कैसे रोकथाम किया जाए। तो उसके लिए देखें 2010 में नौशहरा का क्या हाल हुआ था और अभी का नौशहरा में, मतलब इतना आप देख सकते हैं कि जो प्रोटेक्शन की गई थी प्रोटेक्शन वाल के जरिए, जो वो नजर भी आता है, मोटरवे जाते हुए आपको नजर भी आ रहा तो वो जो की गई थी उसको मतलब काफी आपके। अच्छा, ये जो स्वात का जो हमारा हुआ था, स्वात का एक अभी जो कल की मीटिंग थी उसमें चूंकि मैं भी बैठा हुआ था, तो उसमें एक डिसीजन अब लिया गया, जो कालाम और जो स्वात का डिसीजन है, वहाँ पे असल में दो दरिया बिल्कुल मतलब ऊपर से आके वो मिलते हैं। हाँ जी। तो अगर उसकी इर्द गिर्द भी आबादी नहीं है, लेकिन उसका प्रेशर इतना होता है कि वो और भी कर देते हैं। तो इस मीटिंग जो की गई है, तो वहाँ के और भी इलाके इसको खाली किए जा रहे हैं। मतलब और जो एनक्रोचमेंट्स थी वो तो ऑलरेडी बह गई हैं, मतलब वो तो बह गई हैं, लेकिन अब किस तरह इंश्योर किए, ये इंश्योर किया जाएगा कि नहीं? हाँ, कि ये दोबारा नहीं होगा? हाँ, जो प्लान किया गया उसमें ये कि अब इन पूरे जो दरिया के जो साइड है उसको बिल्कुल मतलब उसको आबादी के लिए बैन कर दिया। हाँ जी, बिल्कुल उसको खुला छोड़ देना तो चाहिए। मतलब एक ये कि अब जो फ्यूचर की प्लानिंग है, अगर आप मतलब अब आज से ही उसकी प्लानिंग शुरू हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को कल से हिदायत दी गई है कि जी अब जितना भी दरिया किनारे जो सिस्टम है उसको बिल्कुल ओपन रखा जाए, मतलब वहाँ पे कोई आबादी ना छोड़ी जाए। ठीक है। तो अगर ये एक साल में हम इसको इस पे वर्क मुकम्मल कर लेते हैं, तो अगर अगले साल कोई सैलाबी सूरत हाल बन भी जाती है, हाँ जी, तो आपका सूबा महफूज होगा। ठीक है। आपका मतलब और जो इन नदियों के साइड पे जो एरियाज हैं, अगर ये इंक्रोचमेंट्स ना हुई तो ये मतलब पाबंदी लग गई है। अच्छा, पूरे सूबे में पाबंदी लग गई है। ये कल की इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, तो ये बिल्कुल पाबंदी लगी है। जो रिवर साइड है उस पर मुकम्मल पाबंदी, और कुछ फ्लड प्रोटेक्शन के लिए भी सेम जो नौशहरा तर्ज पे है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्रूवल चली गई है। मतलब जो जिन एरियाज में सैलाब नहीं भी है उनको भी कहा गया है कि वहाँ भी जितना आप कवर कर सकते हैं उसको कवर किया जाए। दूसरा, हमारे जो रेस्क्यू 1122 है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है। उनको हर जिले में उसको अब जहाँ जहाँ पे रेस्क्यू 1122 फाल नहीं है वहाँ भी अब ओपन किया जा रहा है, उसकी भी अप्रूवल कर ली गई है। और जिन जिन एरियाज में रेस्क्यू 1122 है उसको मजीद अपग्रेड किया जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथन की जा रही है, उनको मजीद इक्विप्ड किया जा रहा है कि अगर इस तरह की सूरत हाल कहीं बनती भी है तो हमारा ये इदारा, क्योंकि ये बड़ा इफेक्टिव रोल अदा न कर रहा है, तो ये और भी इसके जो स्टाफ हो उसको मजीद ट्रेन करके, तो ये मतलब ये जो फ्यूचर जो प्लानिंग है अब मजीद कर दी गई है। तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा के लिए जितना भी हम जो आगे 5 साल और आगे 10 साल की जो प्लानिंग है उसके लिए मजीद प्लान करके इंशाल्लाह वो प्लान मेरे ख्याल में अब थ्रू मीडिया के सबके साथ शेयर भी हो जाएगा। इसलिए कि दुनिया जो है ना वो नेचर, इसी को नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस कहते हैं, दुनिया इसी तरफ जा रही है। देखें जिस तरह मैंने ये जो देखा श्रीलंका हो गया, मोज़म्बिक हो गया, ये बाकी इस तरह के जो एरियाज हैं, ये लोग वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम शुरू हुआ है जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, उससे भी तो मदद ली जा सकती है, क्योंकि वो लोग फंड कर रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स को कि जो इन तरफ जा रहे हो। तो जब श्रीलंका, मोज़म्बिक और 60 ऐसे ममालिक हैं जो इस प्रोग्राम का फ़ायदा उठा रहे हैं, तो इससे हम भी उठा सकते हैं। नहीं, वो ऑलरेडी चूँकि हम सिग्नेटरी हैं यूएन के, तो ऑलरेडी जो सूबे में बहुत सारे हमारे वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोग्राम हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं जी, और भी जो इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उनके साथ हमारे चूँकि ऑलरेडी सूबे में प्रोग्राम चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी जो सूबा अपना कुछ करेगा तो हम उनको भी हमारे जो प्रपोजल है वो उनके पास जाएगी। और इस दफ़ा सारा कुछ डाइवर्ट किया गया है प्रोटेक्शन पे। मतलब अच्छा, जो और इसमें मौजूदा जो हुआ है इसमें एक तो जैसे बिलाल ने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट है, और साथ साथ हम आबादकारी, मतलब जो बेघर हो चुके हैं, जो लोग बेघर हो चुके हैं उनकी आबादकारी के लिए, उनके घरों के लिए, उनके घर सारा कुछ जो बाहर से जो खान साहब ने जो टेलीथॉन के जरिए जो फंड रेज किया है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के अकाउंट में भी तकरीबन कोई 1.5 अरब तक आ चुका है, और मजीद भी मतलब फंड्स हमारे अकाउंट में आ रहे हैं। और नेक्स्ट संडे दोबारा खान साहब टेलीथॉन कर रहे हैं, तो उसमें मजीद तो वो जितना भी पैसा हो रहा है उसके लिए प्लान किया गया है कि वो उन पे तमाम जो लोग बेघर हो चुके हैं उनके लिए घर बनाए जाएंगे। अच्छा देखें, ये जो टेलीथॉन का पैसा है ना, जहाँ तक मैंने सुना है कि ये ऑल ओवर पाकिस्तान
खर्च किया जाएगा। लेकिन अब देखें ज़रा कि कल मैं जब न्यूज़ देख रही थी तो आज़ाद कश्मीर के जो पीएम थे उन्होंने भी यानी कि ये गिला किया है कि हमारे फंड्स जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से रिलीज़ नहीं हो रहे, और यही शिकवा हमारे प्रोविंस को भी है। तो अगर वो लोग फंड्स रिलीज नहीं करते तो फिर ये मदद किस तरह पॉसिबल होगी? नहीं, ये तो ये जो दो बातें हैं, एक तो टेलीथॉन की बात आप कर रही हैं, एक फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग। हाँ, दो चीजें जो हैं। टेलीथॉन की है वो तो डायरेक्टली सीएम फंड और पंजाब जो सीएम है उनके दोनों अकाउंट्स में जा रहे हैं। वहां से हम पूरे पाकिस्तान को भी सपोर्ट करेंगे। जो फेडरल गवर्नमेंट की जो फंडिंग है, अब वो जाहिर बात है वो एक जंग शुरू है, ठीक है जी। अब हमारा जो हिस्सा है उस पर हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि जाहिर बात है कि अब खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, अब वो उसमें ज्यादा हमें पैसों की डिमांड होगी, हम अपना हिस्सा उनसे मांग रहे हैं। तो जो हमारा हिस्सा है वो कम से कम हमें दे दें, बाकी हम जहाँ कहीं से भी हो हम पैदा कर लेंगे। टेलीथॉन तो एक एडेड सपोर्ट है ना, लेकिन जो गवर्नमेंट के पास आ रहे हैं पूरी दुनिया एड दे रही है, तो अगर तो फेडरल गवर्नमेंट के पास मजबूरी ये होती है कि हम टेलीथॉन के लिए क्यों मजबूर हो जाते हाँ, हैं। जी बिल्कुल जी। अगर फेडरल गवरनमेंट की इतनी अब मैं औकात नहीं कह सकता कह दिया बल्कि मैंने कि अगर वो इतना उनकी औकात होती कि उनको सपोर्ट मिल रही होती तो हमें टेलीथॉन की क्या जरूरत थी। हम बैठे होते, फेडरल गवर्नमेंट तमाम सूबों को फंड दे रही होती, मजबूरन हमें खान साहब को खुद बैठना पड़ा और खुद जनरेट करना पड़ा। ठीक है जी, लोग उस पर खान साहब इत्मीनाद कर रहे होते हैं। और जाहिर बात है कि अब नेक्स्ट जो टेलीथॉन होगी अब उसमें बहरहाल में कोई पहले 5.5 अरब हुए, और लेकिन इन रियलिटी 3 अरब थे ना, क्योंकि वो तो प्लेज हुए थे ना, कुछ तो प्लेज भी हो जाते हैं। तो हुए थे जो ऑन रिकॉर्ड थे। अच्छा। अब उसके बाद भी जितने आए होंगे, क्योंकि वो तो 1 घंटे का प्रोग्राम होता था, उसके बाद लोगों ने मतलब थ्रू अकाउंट्स के जरिए बहुत सारा मतलब लोगों ने भिजवाया, ट्रांसफर किया, ठीक है। जिस तरह इजी पैसा के जरिए भी और भी बहुत सारे लोगों ने, तो मतलब जो फैसला हुआ है उसमें फर्स्ट प्रायोरिटी अब भी है कि वो जो लोग बेघर हो चुके हैं जी, उनकी आबादकारी की जाएगी, उनके लिए मतलब घर बनाए जाएंगे, उनको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है। इसमें एक बात ये भी थी, मैं ऐड करता चलूं कि खैबर पख्तूनख्वा ने बाकायदा जो है वो पॉलिसी तरतीब दी है, और वो उसी फ्लड के हवाले से मैं यही वो कर रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज है, हम लोगों ने बाकायदा सीएम साहब ने इसकी मंजूरी भी दे दी है कि 2022 क्लाइमेट चेंज 2022 के नाम से अभी जो है वो एक नई कैबिनेट ने भी उसकी मंजूरी दी है। उसमें पहले सुबह है कि जिन्होंने क्लाइमेट चेंज की पॉलिसी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। दूसरी बात यह है कि अगर आप 2010 से अब तक की बात करते हैं तो ये वही स्ट्रेटेजी थी हुकूमत की कि प्रोटेक्शन वॉल्स हुए, जो इदारे थे इससे पहले इदारे जो है वो उस तरीके से मुस्तहकम नहीं थे जिस तरह अब हमारा रेस्क्यू 1122 है या डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, जिस तरीके से इन्होंने काम किया इस फ्लड में वो ही तसलसल जो है वो चलता आ रहा है। दूसरा जो है वो रेस्क्यू 1122 इस वक्त सूबे के 35 अजला में खिदमात फराहम कर रहा है। उसके साथ साथ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अभी हमारी तहसील एक्सपेंशन जो है उसकी भी मंजूरी दे दी है। और रेस्क्यू 1122 ना सिर्फ हमारे सिटी एरियाज में है, जो हमारे हालिया जो जमशुदा अजला है वहाँ पे भी रेस्क्यू 1122 की सर्विसेज बिल्कुल उसी तरह फराहम की जा रही हैं जैसी जो है वो यहाँ शहर में है। यानी वो अजला जहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था, या ये वो सर्विस है इस वक्त आप देखें तो आप लोगों ने टूरिस्ट्स के लिए भी तो अपनी वो 4x4 वाली गाड़ियां निकाली हैं। ना सिर्फ यानी जैसा मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुख्तलिफ जगहों पे हम लोगों को सपोर्ट किया, उसमें ये भी है कि जितने भी आपके स्पॉट्स हैं पिकनिक, इवन कोमराट है, ठंडियानी है, चतराल है, यहाँ पे भी हम लोग अपने कंटेनर स्टेशन जो है वो स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसका बुनियादी मकसद यही है कि ना सिर्फ हम लोग अवामुन्नास को खिदमात फराहम करें बल्कि जो टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की ज़मीन या हमारे जो इलाके हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। यहाँ पे लोग भी आते हैं और फैमिलीज के साथ आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अच्छा देखें, जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी ना, देखें बेशक आप लोगों का काम जो है जिस तरह मैं कह रही हूँ कि काबिल तारीफ है, बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन देखें हर इदारा जो है, हर इदारा आप दुनिया का जो भी इदारा ले लें वो परफेक्ट तो नहीं है ना। जी बिल्कुल। अभी देखें ये एक मैसिव स्केल पे एक डिस्ट्रक्शन हो चुकी है, एक नेचुरल कैलामिटी थी, इसमें आप लोगों ने क्या लैकिंग्स देखी हैं
थोड़ा सा लैकिंग्स के बारे में बता देना कि क्या लैकिंग्स देखी आप लोगों ने कहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स मजीद करनी है? देखिए, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर हम लोग ये देखना शुरू कर दें कि जी लैकिंग क्या थी, पहले हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने सर्विसेज फराहम कैसे की है, हमारी सर्विस डिलीवरी में तो कोई कमी नहीं रह गई। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड स्टेप इस पे आए कि हाँ जी कोई कमी है कि नहीं है। तो एनालिसिस क्या है? जी, एनालिसिस अगर आप देखें, मैंने आपको कहा है कि जितनी भी सर्विसेज लोगों को फराहम की है वो जॉइंट ऑपरेशन के थ्रू फराहम की गई हैं। यानी अगर हमारा इदारा है या हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या हमारे साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या अवामी नुमाइंदे हैं, एमपीएज, एमएनएज, काउंसलर जितने भी हैं या जो अवामी लोग हैं, उन सब ने मिल के जो है वो काम किया है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब भी आप किसी ऐसी आफत को कवर अप करना चाहते हैं तो वो आप उसी वक्त कर सकते हैं जब आप सब एक पेज पे हों। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हम सब जो है वो एक पेज पे काम करते रहे हैं। अच्छा। एक पेज पे हम लोगों ने सर्विसेज फराहम की है, लैब्स वो हैं जो हमें यूं लगता है कि जो ऑपरेशनल चीज़ें हैं। अब हमें हेली की कमी थी तो सीएम ने हमारे जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके ज़ेर इस्तेमाल 2 हेलीज थी, उन्होंने दोनों जो है वो ऑपरेशनल सरगर्मियों के लिए फराहम कर दी। मैं बस आखिरी क्वेश्चन इनसे कर लूं। देखिए, क्लाइमेट चेंज तो है ही है, ये एक फिनोमिनन है जिसको हम लोग बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान एक एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर का सेक्टर बहुत ज़्यादा हम लोग यानी कि हमारे मुल्क में ये इसको इग्नोर किया गया है। अब जिस तरह क्लाइमेट चेंज के बारे में लोग बात कर रहे हैं और अवेयरनेस भी आ गई है और उसके ऊपर अब काम भी शुरू हो गया, एग्रीकल्चर को कब उसका ड्यू जो एक अटेंशन है वो कब दिया जाएगा? देखिए, क्लाइमेट चेंज की अगर बात क्योंकि ग़ज़ाए की किल्लत इसके बाद है, तो क्लाइमेट चेंज की अगर बात कर रही है तो सबसे पहले अगर यहाँ पे काम किया तो ज़ाहिर बात है इमरान खान ने किया और इमरान खान ने बिल्कुल शॉर्टली जस्ट 30 सेकंड्स लेफ्ट। मैं वही कह रहा हूँ कि इमरान खान ने मतलब वो बिलियन ट्री सुनामी ये वो फ्यूचर प्लान है क्लाइमेट चेंज की उसमें। और जो एग्रीकल्चर की साइड पर आप बात कर रही हैं तो चूंकि हमारे साथ जितनी हमारी ज़मीन है उस पर सूबाई हुकूमत ने एग्रीकल्चर साइड पे बेतहाशा इस दफ़ा वो किया हुआ है, क्योंकि हम गंदम की भी हम कर रहे हैं कि हमारी जो 44,000 मतलब हम 44 लाख टन हमें जो हमारी रिक्वायर्ड है उसमें कोई हम इस दफ़ा हमारी जो पैदावार हमारी कोई 12 लाख टन है, तो उसको अब डबल किया जा रहा है। तो मतलब